नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार इन 11 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है। वहीं जेपी नड्डा ने इस दौरान संकल्प से सिद्धि अभियान की भी शुरुआत की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा, देश में 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में वो सरकार आई जिसने रिपोर्ट कार्ड वाली राजनीति शुरू की। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। साथ ही जेपी नड्डा ने इस बात को भी जाहिर किया कि मोदी सरकार जो काम कर रही है उसे जनता के सामने रखती है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है जिसने देश की राजनीति को भी बदला है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में हमसे एससी, एसटी और ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। उसी तरीके से मोदी सरकार ने महिलाओं पर आधारित विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई है, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूँगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां बताई और कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का भी हमने काम किया। जेपी नड्डा ने कहा कि देश मान चुका था कि जम्मू से 370 हटाना असंभव है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में यहां का वोट का टर्नआउट 58% से अधिक था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में टर्नआउट तो 63% के पार पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव मोदी सरकार के बोल्ड फैसले की वजह से आया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता हुई उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या करवाने के लिए सुपारी किलर्स को हायर किया था। तो सोनम का स्टेटमेंट भी सामने आया। सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया। सोनम ने कहा कि वो पीड़ित है, खूनी नहीं।
पुलिस की थियरी इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासे करने वाली है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सोनम का पहले से राज नाम के शख्स से अफेयर था। इसके चलते ही सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि सोनम का परिवार इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहा है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस की इस थियरी को सिरे से खारिज किया और कहा कि मेघालय पुलिस की पूरी जांच हवा में बंदूक चलाने जैसी है। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग को दोहराया भी है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। हाँ वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पर। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। आपको बता दें कि 11 मई को सोनम की शादी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से हुई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हो गए, जिसके बाद 23 मई को पुलिस को लावारिस स्कूटी मिलने की सूचना मिली। ये वही स्कूटी थी जिस पर सवार होकर के सोनम और राजा नोगरी घाट गांव में डबल डेकर पुल के लिए निकले थे, और इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के पास से बरामद होता है। वहीं सोनम इसके बाद से लापता थी, और अब जब सोनम मिल गई है तो खुद राजा के परिवार वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि राजा के हत्याकांड में सोनम शामिल है। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं। जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। सोनम आज यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली। यूपी पुलिस ने सोनम का मेडिकल कराया। यूपी पुलिस ने बताया कि सोनम ने सरेंडर किया। इस मामले में पुलिस ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें राज कुशवाहा और सोनम का प्रेमी यही है वो भी शामिल था। यूपी पुलिस ने बताया कि सोनम नंदगंज के काशी ढाबे में मिली थी और वो बेहोशी की हालत में थी। पूछताछ में सोनम की पहचान हुई और सोनम के मिलने के बाद यूपी पुलिस ने फौरन मेघालय पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पूरे मामले में राजा की मां का भी स्टेटमेंट सामने आया है। बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ, जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार उनकी पत्नी सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हुई। मेघालय पुलिस की टीम बाबतपुर एयरपोर्ट से पटना होते हुए बाई रोड यूपी पहुंचेगी। सोनम फिलहाल यूपी पुलिस के कब्जे में है। उसने खुद को बीमार बताया और गाजीपुर की महिला पुलिस सोनम को नंदगंज थाने पर ले गई, वहीं से उसे मेघालय पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा।
सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। वहीं मेघालय पुलिस ने राजा हत्याकांड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पुलिस के कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर के ही राजा की हत्या की प्लानिंग रची, जिसमें राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। राज शिलोंग नहीं आया, वो फोन पर ही संपर्क में था। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर आकाश, विशाल और आनंद शिलोंग में ही मौजूद थे। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर के सुनसान रास्ते पर जानबूझ करके गए, जहां तीनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड के खुलासे का दावा तो कर रही है और दूसरी ओर सोनम के पिता इसको मानने को तैयार नहीं। सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली, अब वो खुलासे होने का इंतजार कर रहे हैं जो सोनम करेगी, जो ये भी बताएगी कि अगर उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं तो उस दिन क्या हुआ था जब राजा की हत्या हुई। सुकमा के कोंटा में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर कोंटा डिवीजन के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हुए। आईडी ब्लास्ट में कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी घायल हैं, जिन्हें कोंटा से रायपुर रेफर किया गया है। नक्सलियों ने कल यानी 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया था। इसे लेकर एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पर निकले। इसी दौरान कोंटा एराबोर मार्ग पर डोंडरा के पास नक्सलियों के लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इस ब्लास्ट में एसीपी आकाश राव गिरिपुंजी शहीद हुए, जबकि एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला घायल हो गए। साथ ही 2 सीआरपीएफ कैंप के बीच में ये घटना घटित हुई है। इधर एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने की खबर के बाद उनके निवास पर लोगों का तांता लग गया। बड़ी संख्या में लोग उनके निवास स्थान पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने के बाद रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी परिजनों से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। सुकमा में नक्सलियों ने ठेकेदार के पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही नक्सलियों ने कल बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर एएसपी आकाश राव, एसडीओपी और टीआई और अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर मुआयना करने गए थे। इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से प्लान किए गए प्रेशर आईडी बम का वो शिकार हो गए। ब्लास्ट में एसपी आकाश राव शहीद हो गए और एसडीओपी और टीआई घायल हो गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। दिल्ली में कल रात दिलशाद गार्डन के कोडी कॉलोनी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है ई रिक्शा चार्ज हो रहा था और उसी में आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 24 साल का युवक और एक 60 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। फायर ऑफिसर ने बताया कि उन्हें आग लगने की खबर रात करीब 11:30 पर मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आग बुझाने के बाद पता चला कि इस हादसे में 2 ई रिक्शा और कई बाइक जल करके खाक हो गए हैं। वहीं 2 लोगों की भी इस आग की घटना में जान चली गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में ई रिक्शा, स्कूटर आदि चार्जिंग के दौरान आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में ये घटना डराने वाली है और सावधान करने वाली है।